जी बेटा, अब हम आज का आर्टिकल पढ़ने से पहले जो है ज़रा कल के आर्टिकल पर नज़र मार लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़े थे राइबोसोम्स, ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो उसके बाद अब जो है वो हम नेक्स्ट देखने लगे हैं, और वो क्या है कि इसके बाद और कौन सा ऑर्गेनेली है जो सेल में मौजूद है। सो लेट्स ड्रॉ द सेल, और सेल को जो है वो इसमें जो अगला ऑर्गेनल है जो अब हमने देखना है वो कौन सा है। दैट नेक्स्ट ऑर्गेनल इज द, एक दफ़ा हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अगला ऑर्गेनल कौन सा है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है। न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ लिया है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी राइबोसोम्स, ठीक है। छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद हैं, और ये जो छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद हैं इन्होंने क्या करना है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। और इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा दूर एक और ऑर्गेनेली मौजूद होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, एंड दैट इज़ नोन एज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो हम अब आज पढ़ने लगे। जी बेटा, ये गोल्जी अपरेटस जो है इसके बारे में सबसे पहले जो है वो अब हमने क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसको गोल्जी अपरेटस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चंद एक बातें जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, फर्ज करिए कि ये आपके सामने हम जो है वो एक एनलार्ज करते हैं, किसको, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक पोर्शन को एनलार्ज करते हैं, और वो पोर्शन कुछ इस तरह है कि ये एक अदद जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को क्या कहते थे बेटा? जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को क्या कहते थे? आप लोग सोचें, मैं ज़रा डायग्राम बना लूँ। जी, जल्दी से जल्दी से। अभी मैंने आप लोगों को कल ही बताया, परसों ही बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं। सिस्टर्नी, ठीक है, शाबाश। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये जो गोल्जी अपरेटस है ना, ये एक सिस्टम ऑफ एंजाइम है। ये जो आप लोगों ने अब आज ऑर्गेनली पढ़ना है, सबसे पहले हम इसको लेबल कर देते हैं, दिस इज़ गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस जो है ये एक ऐसा सेटअप है जो कि सैक ऑफ वेजिकल है, या यूँ कह लें स्टेक्स ऑफ वेजिकल। स्टेक्स होता है ऊपर तले रखे हुए, ठीक है, स्टेक्स ऑफ वेजिकल। वेजिकल्स जो हैं वो ऊपर तले बिल्कुल ऐसे पड़ी होती हैं जैसे स्टेक ऑफ क्वाइन होता है। आप क्वाइंस को ऊपर तले रख दें तो बिल्कुल वैसे ही ये जो वेजिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर तले पड़े हुए होते हैं, बट एक्चुअली ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिपिक्शन सही तरीके से करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है। ये देखिएगा, ये जितना गोल्जी अपरेटस होता है इसके सारे सिस्टम के दरमियान में ऐसे लिंक्स होते हैं, छोटी छोटी डक्ट्स के लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये इसके दरमियान में ऐसे लिंक है, ये जिसके दरमियान में इस तरह इसके दरमियान में छोटे छोटे लिंक्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये सारा कुछ अभी डिस्कशन में आएगा। तो एक्चुअली ये जो गोल्जी अपरेटस है ना, ये एक कलेक्शन ऑफ एंजाइम है, कलेक्शन ऑफ एंजाइम। और ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स भी है और एंजाइम्स को बनाता भी है। कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। जी, मैंने आपको अभी बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्चुअली इसकी मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, एंड दिस इज सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी। बेटा एक बात ध्यान में रखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, हमने क्या कहा है, फर्ज करें कि ये मेम्ब्रेन है, उसके बाहर होता है आउटर यूनिट किसका, राइबोसोम का, और अंदर की तरफ होता है स्मॉलर यूनिट। बाहर की तरफ सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन है ना, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है लार्जर सब यूनिट, और अंदर की तरफ होता है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो लार्जर, ये जो राइबोसोम होता है ये क्या बनाता है, ये पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है।
ये जब पॉलीपेप्टाइड बना लेता है और पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम से अलहदा हो जाती है तो उसको ऐसे रोल कर दिया जाता है अपने ही ऊपर। लेकिन जब भी आपने किसी पॉलीपेप्टाइड को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपने उसको किसके पास भेजना है? आपने उसको गोल्जी के पास भेजना है। अच्छा, गोल्जी के पास उसको कैसे भेजेंगे? बेटा गोल्जी के पास उसको कुछ ऐसे भेजेंगे कि हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टर्नी का थोड़ा सा टुकड़ा एक्सोसाइटोसिस की तरह बाहर को निकालेंगे और ये जो प्रोटीन है ये इसके अंदर बंद कर देंगे। ये प्रोटीन, ये बेटा ये यहां से यहां तक ये क्या चीज है? ये है सिस्टर्नी, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लार्जर सब यूनिट है, अंदर की तरफ स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इस वक्त राइबोसोम के पास क्या मौजूद है जिसको वो डिकोड करता है? वो क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को डिकोड करता है। अब मैसेंजर आरएनए को डिकोड जब ये कर रहा होता है तो साथ साथ जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को अब आपने करना है मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन है यानी सिस्टर्नी, उसका एक बॉल बनाते हैं और उसमें इसको बंद कर देते हैं। अब इसका सफर शुरू होता है टुवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। ये सिस्टर्नी वेसिकल है और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ना, अभी तक इसका फंक्शन स्पेसिफाई नहीं हुआ। फंक्शन स्पेसिफाई ना होने का मतलब ये है कि अभी ये पॉलीपेप्टाइड सिर्फ एक प्रोटीन चेन है। आपको पता है कि प्रोटीन का जो फंक्शन है वो कौन डिफाइन करता है? प्रोटीन का फंक्शन डिफाइन करता है गोल्जी। कैसे डिफाइन करता है? अब क्या किया जाएगा कि यहां से ये मेम्ब्रेन जाकर इधर फ्यूज हो जाएगी। ये जो सिस्टर्नी है ये फ्यूज हो जाएगी। एक्चुअली ये जितनी वेसिकल्स आपको नजर आ रही है ना, ये है पाइल ऑफ सिस्टर्नी, यानी कि ये गट्ठे हैं सिस्टर्नी के। सिस्टर्नी जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। सारे कहाँ से आ रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारे सिस्टर्नी आते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं और वो इस तरह की शेप बना देते हैं गोल्जी अपरेटस की। अब आप देखिए कि वो जो पॉलीपेप्टाइड है वो जब ये काले कलर की जो वेसिकल है यानी सिस्टर्नी की वेसिकल है वो इसमें फ्यूज हो जाएगी ना, तो वो जो पॉलीपेप्टाइड है वो गोल्जी अपरेटस के हवाले कर दी जाएगी। गोल्जी अपरेटस में उस पॉलीपेप्टाइड को ट्रीट किया जाएगा, वो आगे से आगे मूव करेगी, आगे से आगे मूव करेगी और आखिरकार वो जो पॉलीपेप्टाइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी उसको एक अदद थैली में बंद करके बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब जब ये जो थैली है जब ये एक वेसिकल में बंद होकर गोल्जी से बाहर आएगी तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, इसीलिए मैंने कलर डिफरेंट बनाया। ऊपर मैंने पॉलीपेप्टाइड का कलर बनाया था ब्लू, यहाँ मैंने बनाया है रेड। इसका क्या मतलब है कि गोल्जी अपरेटस ने चंगी तरह इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब ये मॉडिफाई होने के बाद ये गोल्जी वेसिकल से बाहर आ जाएगी। ये गोल्जी वेसिकल के जरिए गोल्जी अपरेटस से बाहर आ जाएगी और गोल्जी अपरेटस से बाहर आने के बाद अब इसके दो अंजाम हो सकते हैं जी। क्या क्या? या तो इसको सेल के अंदर मूव कर लें, मतलब साइटोप्लाज्म में यूज कर लें, आप इसको साइटोप्लाज्म में भेज दें। एक इसका ये अंजाम हो सकता है। दूसरा अंजाम इसका क्या हो सकता है कि इसको आप एक्सोसाइटोस करवा दें, मतलब ब्लड में भेज दें। दोनों तरीके हो सकते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो गोल्जी है वो अपने जो सेल से जितना भी इक्विपमेंट होता है उसको बाहर ले जाने में काम आता है। कैसे? सारी चीजें बना के आती हैं गोल्जी के पास, गोल्जी उनको पैक करता है, मॉडिफाई करता है और सेल से बाहर ले जाता है। सेल के अंदर का यूज भी गोल्जी के जरिए हो सकता है और बाहर भेजने का काम भी गोल्जी अपरेटस के जरिए हो सकता है। आइए देख लेते हैं क्या हो गया इसको। हाँ जी, ये देखिए ये बड़ी अच्छी डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है। ये देखें, ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका ये है एक फेस इन्होंने बनाया हुआ है। गौर से पढ़ें क्या लिखा है, फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस से क्या मुराद है कि यहाँ पे आकर जो वेसिकल्स हैं यानी सिस्टर्नी वेसिकल वो यहाँ फ्यूज होंगी। सिस्टर्नी वेसिकल्स यहाँ पर फ्यूज होंगी
और यहाँ से मॉडिफाई होते होते वो जो वेजिकल है वो यहाँ आकर मेच्योर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपने इसको क्या नाम दिया है, मैच्योरेशन फेज। ठीक है, वो वेजिकल यहाँ आकर मेच्योर हो जाएगी और यहाँ मेच्योर होगी, तो ये अब मेच्योर वेजिकल है। यानी कि सिस्टर्नी से वो टूट कर आई थी फॉर्मिंग फेज पे, और होते होते यहाँ तक आके वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, और मॉडिफाई को आप मेच्योर्ड वेजिकल भी कहते हैं, मॉडिफाइड वेजिकल को। ये देखिए, ये इन्होंने इस डायग्राम में वही मेथड बताया हुआ है जो मैंने बताया। ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये देखिए, ये इन्होंने एरो दिखाया हुआ है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको जरा, ओए होए जी, ये देखिए, ये एक एरो जा रहा है, ये एरो, ये वाला, इस पे गौर करें। यहां से ये सिस्टर्नी वेजिकल है, ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनी, सिस्टर्नी वेजिकल में पैक हुई और गोल्जी के पास गई। अब गोल्जी का आगे फंक्शन दिखाया हुआ है, गोल्जी उसको मॉडिफाई करके क्या कर सकता है, उसको वो सेल से बाहर भी भेज सकता है। ये देखिए, ये सेल से बाहर जा रही है, और उसको वो सेल के अंदर भी लेकर आ सकता है, अपने फंक्शन के लिए लाइसोसोम भी बना सकता है उसका। तो देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो जूम आउट करके देख लेते हैं। ये देखें, ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी वेजिकल बनी, ये देखें ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ये लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो है वो यहां से जाएगी गोल्जी तक, गोल्जी उसको मॉडिफाई करके या सेल से बाहर भेज देगा या सेल के अंदर ले आएगा। तो ये फंक्शन जो है ये है गोल्जी का। अब गोल्जी यही फंक्शन करते करते कुछ स्पेसिफिक वेसल्स बना देता है। बेटा, इनमें से कुछ वेजिकल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, याद रखिए, लाइसो और सोम दो वर्ड हैं। लाइसो का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। अच्छा, याद रखिए, ये लाइसोसोम कहां से निकल रहे हैं, गोल्जी से निकल रहे हैं। और सोमा का क्या मतलब होता है, ये याद रखिएगा, ये पूरी बायोलॉजी में जहां जहां सोमा का वर्ड आएगा उसका मतलब होता है बॉडी। यानी एक ऐसी बॉडी, सेल में एक ऐसी बॉडी जिसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। एक्चुअली जो लाइसोसोम होता है वो एक ऐसी गोल्जी वेजिकल होती है जिसके पास कौन से एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब लाइसोसोम गोल्जी से बनता है, फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है, जब ये गोल्जी से बनता है ना, तो अगर आप जो है वो एक लाइसोसोम को, फॉर एग्जांपल यहां से मैं निकालता हूं, एक जो है वो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स हैं। ये लाइसोसोम, इसके पास खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्यों, ये अभी आप लोगों को पता लगेगा कि मैं बात क्यों रिपीट कर रहा हूं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फायदा होता है कि ये या तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, तोड़ते हैं, या ये फूड को तोड़ते हैं। ठीक है, इनसे आप फूड को ब्रेक करने का काम भी लेते हैं। इनसे आप खुद सेल के ओल्ड पार्टिकल को ब्रेक करने का काम भी लेते हैं। सेल के ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि काफी पुराने हो गए, उनको खत्म करने का काम भी लाइसोसोम से लिया जाता है। और इसी तरीके से वेस्ट और टॉक्सिन को रिमूव करने का काम भी। देखें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब ही क्या है कि वो एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसके जरिए आप ब्रेक डाउन क्या क्या कुछ कर रहे हैं वो अब आप देख लीजिए। वेस्ट या टॉक्सिन्स, नंबर 1, नंबर 2 बैक्टीरिया या वायरस, नंबर 3 फूड, और नंबर 4 अगर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको। इवन सम टाइम हम खुद अपना सेल जो है वो लाइसोसोम के जरिए तोड़ देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो भी मैं अब आपको बताता हूँ, ठहरिएगा जरा। जी बेटा, ये जो लाइसोसोम्स हैं, जब ये गोल्जी वेजिकल से लाइसोसोम बन के निकलता है ना, तो उसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये बन के जस्ट निकलता है तो उसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं, कहां पर मौजूद है आपकी बुक में, देखिएगा। ये देखें, ये क्या चीज है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
यहां से एक एंजाइम निकला जिसको मॉडिफाई किसने किया, गोल्जी अपरेटस ने। गोल्जी अपरेटस से वो एंजाइम किसमें शामिल हो गया, एक वेजिकल में शामिल हो गया, और उस वेजिकल को आपने क्या कहना शुरू कर दिया, लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी है, दिस वन इज प्राइमरी, क्योंकि ये अभी बन के निकला। अब गौर करें अब यहां पर प्राइमरी लाइसोसोम की स्टोरी को छोड़ें, यहां आइए। ये फूड मॉलिक्यूल है, फूड है या बैक्टीरिया है, ये जब सेल में आएगा ना। अच्छा, फूड की इनटेक को क्या कहते थे बेटा, फूड को जब हमारा सेल इनटेक करता था, इनटेक के प्रोसेस को तो हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, है ना। फूड, वो एंडोसाइटोसिस की सूरत में जब हमारा सेल फूड की इनटेक करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। अगर हमारा सेल एंडोसाइटोसिस करता है तो वो दो तरह की एंडोसाइटोसिस करता है ना। एक एंडोसाइटोसिस होती है जिसमें वो लिक्विड की इनटेक करता है, दूसरी एंडोसाइटोसिस होती है जिसमें वो सॉलिड की इनटेक करता है। जब वो सॉलिड की इनटेक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इधर देखिएगा, यहां पर जो है वो फैगोसाइटोसिस हो रही है। ये फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया, एंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल ये लिखा हुआ, ठीक है, एंगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल। अब ये क्योंकि ये फूड पार्टिकल पहले इसके यहां पर देखिए, क्या इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जब ये हमारी मेम्ब्रेन के जरिए एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर आएगा तो हमारी मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूट कर इसको कवर कर लेगा। जब एक हिस्सा टूट कर इसको कवर कर लेगा तो अब आप इसको क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब तक वो एंटर नहीं हुआ था उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। जैसे ही वो एंटर हुआ तो मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा टूट के उसके साथ उसको घेर लिया उसने, तो उसको अब आपने क्या कहना शुरू कर दिया, फूड वैक्यूल। अब देखिए, ये फूड वैक्यूल जैसे ही एंटर होता है तो उसमें से फूड को ब्रेक करना होता है। लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम जो कि अभी प्राइमरी है, ये जाकर इसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये इसके साथ अटैच होता है तो इसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। जब ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसको आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, यानी कि जब बना था, ये देख लें, ये इन्होंने बताया हुआ, जब ये पूरे तरीके से अटैच हो जाता है, लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, तो इसको आप कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। जब तक वो अटैच नहीं होता फूड वैक्यूल के साथ, उसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम क्या कर रहा है, सेकेंडरी लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन। डाइजेशन में वो जो है वो उसके बाद चाहे वो वेस्ट बनाए उसकी, चाहे वो जो भी बनाए, डाइजेशन कर देता है। ठीक है, तो डाइजेशन करके तो उसके बाद फिर जो है वो उसका जो भी वेस्ट होगी, वेस्ट को निकाल दिया जाएगा सेल से बाहर, और जो यूजफुल कंपाउंड हो गए उनको सेल के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम का हमें पता लग गया। इसी तरीके से ये देखें, ये लिखा हुआ है लाइसोसोम एंगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली। हुआ क्या है, वंस अगेन ये देखें, ये क्या है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से निकला एक अदद लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जाके किसी भी डैमेज्ड ऑर्गेनेल, फर्ज करें किसी बैक्टीरिया ने आके किसी ऑर्गेनेली को डैमेज कर दिया, लाइसोसोम जाएगा उस ऑर्गेनेली को जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है लाइसोसोम एंगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम दोनों काम कर रहा है बेटा इस एक डायग्राम में। एक वो काम कर रहा है कि बाहर से आने वाले फूड को ब्रेक कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अगर कोई ऑर्गेनेल डैमेज हुआ है तो उसको भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया आता है तो उसकी भी खातिर मदारत करना लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, ये जो प्रोसेस जिसमें लाइसोसोम खुद हमारे अपने सेल के पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग, और सेल्फ ईटिंग के प्रोसेस को जो प्रॉपर लैंग्वेज है साइंस की, उस लैंग्वेज में हम कहते हैं ऑटोफेगी। जिस तरह फेगोसाइटोसिस है ना, ऑटोफेगी। इसमें देख लीजिए कि जो ऑटोफेगी है, इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
और जो ईटिंग है वो क्या है, फेगी, ऑटोफेगी सेल्फ ईटिंग, ठीक है। इसके जरिए, ऑटोफेगी के जरिए हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी ब्रेक कर सकते हैं, ऑर्गेनेल्स को ब्रेक कर लिया जाए, जिस तरह हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में पढ़ा। इसके जरिए हम पूरा पूरा ऑर्गन उड़ा देते हैं। आपको पता है ह्यूमन एम्ब्रियो की टेल होती है, ह्यूमन एम्ब्रियो में टेल होती है जो कि लाइसोसोम टेल के सारे सेल्स को खा जाते हैं। इसी तरह से ऑटोफेगी की एक और मिसाल क्या है, वेब्ड फिंगर्स। वेब्ड फिंगर्स कौन सी होगी, कोई बताएगा मुझे? जी बेटा, वेब्ड फिंगर्स होती हैं, ये जो हमारी फिंगर्स है ना, इनके दरमियान में बत्तख की तरह के वेब होते हैं। किसमें? एम्ब्रियो में। इनके दरमियान में बत्तख की तरह के वेब होते हैं और एम्ब्रियो में ये चीज मौजूद होती है। इस वेब को रिमूव करना भी किसका काम होता है? लाइसोसोम का। तो अपने ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेली ईटिंग करना ये ऑटोफेगी कहलाता है। और ये काम ना सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है, बल्कि हम अपने कैंसरस सेल को भी इस तरह खत्म करते हैं। हमारी बॉडी हमारे अंदर बनने वाले कैंसरस सेल को भी इस तरह खत्म करती है ऑटोफेगी के जरिए। रोज कई हजार कैंसरस सेल डेड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है? बहुत से कैंसरस सेल जो हैं वो हमारी बॉडी में डेड होते हैं रोज। तो वो इसी तरीके से ऑटोफेगी के जरिए ही होते हैं, ठीक है। कैंसरस सेल हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, ये आप लोग जो है वो इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ डिजीजेज होती हैं, ठीक है। डिजीजेज कौन कौन सी हैं? जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर कुछ डिजीजेज हैं, मैं ये पिंक डिस्क्रिप्शन में बाद में आता हूँ। ये देखिए, सेवरल कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज कौन सी होती है? जो बाय बर्थ हो, यानी ऐसी डिजीज जो जीन्स में मौजूद हो। ऐसी डिजीज जो जीन्स में मौजूद हो उसको कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखें हमने अभी क्या कहा, लाइसोसोम का क्या काम है? लाइसोसोम का काम है ब्रेक डाउन करना। लाइसोसोम का काम है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर लाइसोसोम सेल में ना हो तो ब्रेक डाउन होगी नहीं। आपने फैट्स को ब्रेक डाउन करना है, आपने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है। ग्लाइकोजन बाय नेचर क्या है बेटा? फिर सेकंड चैप्टर, ग्लाइकोजन बाय नेचर क्या है? शाबाश, वेल डन। अब देखिए कि आपने ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है लाइसोसोम के जरिए, आपने फैट्स को ब्रेक करना है। फर्क करें, बाय जीन्स प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आपकी जो लाइसोसोम हैं उनमें फैट्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम नहीं बन रहे। तो अब क्या होगा, एक डिजीज हो जाएगी जिसको आप क्या कहते हैं, ये देखिएगा, टे सैक डिजीज। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये टे सैक डिजीज, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड। लिपिड्स को ब्रेक करने में अब क्या हुआ, वो एक लाइसोसोमल एंजाइम था जो नहीं बना, और उसके ना बनने की वजह से क्या हुआ कि जो फैट्स हैं वो स्टोर हो गई, और इसकी वजह से देखें, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्रेन सेल्स लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। फैट्स की ज्यादा स्टोरेज बहुत खतरनाक होती है, और लाइसोसोम एंजाइम ना मौजूद होने की वजह से ये हो सकता है। फिर एक और है जिसमें ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर हो जाता है ये देखिए, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये भी किस वजह से होती है? ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो लाइसोसोम में मौजूद होना चाहिए वो नहीं बनता। तो ये दोनों डिजीजेस लाइसोसोम से रिलेटेड हैं, और बेटा ये दोनों डिजीजेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो, अब हमने जो पिंक डिस्क्रिप्शन है वो छोड़ दी हैं, जरा एक दफा देख लेते हैं। गोल्जी और लाइसोसोम मैंने इकट्ठे पढ़ा दिए हैं आपको। लाइसोसोम अलग ऑर्गेनेल है, गोल्जी अलग है। ये देखिए, this figure shows relationship of with Golgi apparatus, lysosome and plasma membrane. Golgi apparatus has two ends, forming face, ये मैंने बता दिया, blebs from tips of SER। बेटा ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि सिस्टर्नी वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं, ये वाली, ठीक है। इस सिस्टर्नी वेजिकल को ब्लेब का नाम दिया जाता है। ये वाली जो वेजिकल है, जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी की तरफ जा रही है, इसको ब्लेब का नाम दिया जाता है। ये देखिए वो क्या कह रहा है, ब्लेब्स फ्रॉम टिप्स ऑफ एससीआर फ्यूज विद गोल्जी apparatus सिस्टर्नी एट फॉर्मिंग फेज। ठीक है, फॉर्मिंग फेज मैंने कौन सा बताया था, जहां पर ये देखिए जहां पर सिस्टर्नी आ रहे हैं, जहां ब्लेब्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटीन। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आपको काफी कुछ बता रही है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्लेब, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली जो भी चीज होगी वो वेजिकल होगी और उसको आप ब्लेब कहेंगे। इसकी देख लीजिए, लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो फूड है इसको बैक्टीरिया समझ लें, और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट विच आर engulfed इन द सेल एज फेगोसिटिक वैक्यूल। ये मैंने आपको फेगोसाइटोसिस के बारे में अभी बताया था। These fuse with primary lysosome to form digestive vacuole यानी secondary lysosome। अब आपसे पूछा जा सकता है digestive vacuole क्या होता है, तो digestive vacuole और secondary lysosome एक ही चीज है। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, digestive vacuole और secondary lysosome एक ही चीज है। In which various lysosome and enzyme digest various compounds, sometimes under abnormal circumstances। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखें, हमारा सेल जो है ना, आपको पता है कि रोजों में क्या होता है, रोजों में जब सेल्स भूखे होते हैं ना, उनको फूड नहीं मिल रहा होता, तो बहुत से सेल्स अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं। बहुत से पुराने सेल्स इस तरह खत्म हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि हमारे बहुत से सेल्स फ्रेश बनते हैं, हमारे बहुत से ऑर्गन्स फ्रेश वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यही इन्होंने यहां पर भी लिखा हुआ है। उसने कहा है समटाइम्स अंडर abnormal circumstances such as starvation। ठीक है, the lysosome which eat parts of their own cell are known as autophagosome। बेटा जो ऑटोफेगी करते हैं वो ऑटोफेगोसोम होंगे। ठीक है, जो ऑटोफेगी करते हैं वो ऑटोफेगोसोम होंगे। सेल भूख के वक्त अपने आप को खाना शुरू कर देता है, लाइसोसोम अपनी ही चीजें खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको जो है वो आप ऑटोफेगी कहते हैं। और ऐसा लाइसोसोम जो ये हरकत करता है उसको आप ऑटोफेगोसोम कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की वहां पे पिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जी बेटा, क्लियर है।